हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे सिविल और मैकेनिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैकेनिक्स, है ना। क्या शुरू करना है हमको? मैकेनिक्स शुरू करना है। तो आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपके जितने भी सीरीज आएंगे कुल मिला जुला के बताएंगे हम आपको 500 एमसीक्यू। और ये मेरी गारंटी है कि इसके बाहर एमसीक्यू नहीं आने वाले हैं, है ना। इसके बाहर एमसीक्यू नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। आज पहला क्लास है। जितने लोग नए हैं उस सेशन को सब्सक्राइब कर लें, सेशन नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुराने वाले लोग तो किए होंगे वो लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज पहला क्लास है तो आज वीडियो देखना है, पूरा देखना है, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी को जज थोड़ा 5 मिनट में नहीं कर सकते कि कैसा पढ़ाते हैं। तो क्या है कि आप वीडियो को सेशन को पूरा देखना है और उसके बाद कमेंट करके बताना है कैसा लगा, है ना। और हम क्या क्या आपको आपका हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बातें ना करते हुए हम सेशन को शुरू करें, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया लगभग नजदीक, है ना। कह रहा है किस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब भार और आयास के बीच में होता है। कह रहा है किस वर्ग के उत्तोलक में, किस वर्ग के उत्तोलक में, किस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब आलम्ब भार और आयास के बीच में होता है। आयास के बीच में होता है। आयास और बीच में होता है। ये हो रहा है आपका प्रथम श्रेणी। क्या हो जाएगा आपका? प्रथम श्रेणी। बी क्या मिलेगा आपका? द्वितीय श्रेणी। क्या मिलेगा आपका? द्वितीय श्रेणी। सी क्या मिलेगा आपका? तृतीय श्रेणी। क्या मिलेगा? तृतीय श्रेणी। और डी क्या मिलेगा आपका? चतुर्थ श्रेणी, है ना। आप जानते हैं चतुर्थ श्रेणी होता ही नहीं है ना। तो डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। फटाक से बताइए क्या होगा? क्या होगा इसमें? अब सबको पता है ना, ये क्या होता है आपका? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, है ना। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है? जो आलम्ब होता है, कहाँ गया? जो आलम्ब होता है वो भार और आयास के बीच में होता है। तो हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ट्रिक लगाइए आगे बढ़े। हम आपको क्या बताएंगे कि जितना भी आपका आपका ऑप्शन है ना, सबको क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इसको नोट करते रहिएगा। जैसे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है ना। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? बीच में क्या होता है आपका? ऐसे याद रखना है, आलम्ब। बीच में क्या होता है? आलम्ब। इसके बीच में क्या होता है? भार। और इसके बीच में क्या होता है आपका? आयास, है ना। याद रहेगा, बस ऐसा याद रखना है, आलम्ब भार आयास। क्या याद रखना है आपको? आलम्ब भार आयास। बीच में क्या मिलेगा? आलम्ब भार और आयास मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? आलम्ब भार और आयास, ठीक है। चलिए तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो जाएगा समझिएगा। आलम्ब यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, जैसे हैंड पंप हो जाएगा ना, हैंड पंप। जैसे मिलेगा आपका कैंची। क्या मिलेगा? कैंची। द्वितीय यानी क्या होता है आपका? कूड़ा ढोने वाला गाड़ी। ये तो रोज गिरना है इसको। कूड़ा गाड़ी, है ना। कूड़ा गाड़ी क्या हो जाएगा? बीच में क्या रहता है? उसके बाहर रहता है, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा? जो जिससे वो काटा जाता है ना, पान वगैरह खाते हैं तो काटा जाता है। तृतीय में क्या हो जाएगा? मनुष्य का हाथ, है ना। मनुष्य क्या हो जाएगा आपका? हाथ हो जाएगा, ठीक है। और क्या मिलेगा आपका जिसमें बीच में क्या हो? आयास हो? क्या मिल जाएगा आपका बताइए? क्या मिल जाएगा आपका? चिमटा मिलेगा, है ना। क्या मिल जाएगा आपका? चिमटा। चिमटा एक तरह से क्या होता है आपका? तृतीय। बीच में तो भार लगाते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपका? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इतना याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं ना। इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। और हम पीडीएफ भेज देंगे। हम तो कहेंगे अच्छा ये रहेगा कि आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, अब देखिएगा आपका सेशन थोड़ा सा 25 तारीख तक छोटा छोटा आएगा, है ना। क्योंकि 25 तारीख तो थोड़ा मेरा एग्जाम है पेट का, तो तब तक छोटा छोटा आएगा। उसके बाद हम सेशन को लंबा कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं, वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं और जिनकी क्रिया रेखाएं विभिन्न तलों में होती हैं,
और जिनकी जिनकी क्रिया रेखाएं और जिनकी क्रिया रेखाएं विभिन्न तल में होती हैं, विभिन्न तल में होती हैं, और जिनकी क्रिया रेखाएं विभिन्न तल में होती हैं वे कहलाते हैं, वे कहलाते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं बताइए। ये क्या मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा, समतलीय असमांगी बल, समतलीय असमांगी बल, असमांगी बल। बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका असमतलीय असमांगी बल, असमतलीय असमांगी बल, ठीक है। सी क्या मिल जाएगा, असमतलीय समांगी बल, असमतलीय समांगी बल। डी क्या मिलेगा आपका, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, है ना। नन ऑफ एवर भी कर सकते हैं, नन ऑफ दीज भी कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से क्या होने वाला है। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हो और जिनकी क्रिया रेखाएं विभिन्न तलों में होती हैं, तो एक बिंदु पर मिलेगी तो क्या मिलेगा, समांगी, हो गया ना। जब एक बिंदु पे मिला, कहां तक इधर दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कह रहा है जब एक बिंदु पे मिलेंगे तो क्या हो गया आपका, समांगी हो गया। और अलग अलग विभिन्न तल में है तो असमतलीय। ढूंढ लीजिए समांगी, ये तो मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, है ना। एक बिंदु पे मिल रहा समांगी, अलग अलग बिंदु पे अलग अलग तलों में है तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, असमतलीय। देख लीजिए ये आपका हो गया 3D क्यूब बना दिया, है ना। क्या बना दिए, क्यूब, ठीक है। क्या बन गया आपका, क्यूब बन गया, है ना। अब समझिएगा, अब समझिए एक फोर्स लगा दिया हम इधर से, ठीक है, एक फोर्स लगा दिया हम लोग इधर से, इस पे लगा दिए, ठीक है। एक फोर्स किस पे लगा दिया, इस पे लगा दिए। तब क्या है, एक समतल में क्या है, नहीं ना, अलग अलग समतल पे जब इनकी क्रिया रेखाएं मिलेंगी परस्पर, नहीं मिलने वाली है, तब इसे कहेंगे असमतलीय असमांगी, है ना। एक बिंदु पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन समझिएगा एक क्या हो गया आपका, एक बिंदु पे इधर से लग गया और इधर से, तो ये विभिन्न तलों में है लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मिलेंगे एक बिंदु पे, है ना। तब इसे क्या कहेंगे, असमतलीय भी कहेंगे और समांगी भी कहेंगे, है ना। असमतलीय हो जाएगा और समांगी हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, आप लोग सब जानते होंगे इसको। बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कशन इसको बीच बीच में कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है, अगला कह रहा है कि बल्क मॉडुलस के, क्या कर रहा है आपका, बल्क मॉडुलस के यंग मापांक, यंग मापांक कैपिटल ई, यंग मापांक कैपिटल ई और पॉइजन अनुपात 1/m में संबंध है, और पॉइजन अनुपात, और पॉइजन अनुपात 1/m में संबंध है। क्या कर रहा है, क्या रिलेशन है इन तीनों में, है ना। ऐसे एकदम सेम सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा। E=3 के, E=3 के 1 + 2/m, ठीक है। बी क्या मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा E=3 के, E=3 के 1 - 1/m, है ना। सी क्या मिल जाएगा, E=3 के, E=3 के 1 - 2/m। डी क्या मिल जाएगा आपका, 3 के, हाँ, E=3 के 1 + 1/m। अब बताइए इसमें क्या होगा। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं ना, इसमें कुछ बताना थोड़ी है, तो आपको रटना पड़ेगा ना, इसका डेरिवेशन थोड़ी कराएंगे यहाँ, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा E=3 के 1 - 2/m, है ना। क्या मिल जाएगा, E=3 के
1 माइनस 1 माइनस 2/m। लेकिन हम यहाँ तो आपसे हम पूछ सकते हैं कि यंग मापांक क्या होता है। यंग मापांक क्या होता है, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, मेरा अधिकार है भाई पूछना। तो यंग मापांक क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा सर, प्रतिबल बटा विकृति होता है। होगा कि नहीं होगा। हम पूछते हैं कि यंग मापांक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्रतिबल बटा विकृति। तो फिर हम पूछेंगे कौन सा प्रतिबल और कौन सा विकृति, क्योंकि प्रतिबल तो कई प्रकार के होते हैं, है ना। प्रतिबल क्या होते हैं आपके, कई प्रकार के होते हैं। प्रतिबल बताते हैं। अब देखिएगा, इसको मिटाएं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। या फिर समझिए प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से। प्रतिबल कितने प्रकार से मिलेंगे आपको, 2 प्रकार से। बताइए कौन कौन से। अब माइंड में आप याद रखेंगे तभी तो, हम तुरंत बता दें तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो बताना ही है। प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन सा आपका, लंब प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल, ठीक है। कौन कौन से होंगे आपके, लंब प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल। फिर हम आपसे पूछते हैं कि लंब प्रतिबल किसे कहते हैं या फिर कर्तन प्रतिबल किसे कहते हैं, कब उत्पन्न होता है ना। तो देखिए क्या होता है, जब कोई फोर्स, समझिएगा कैसे बताएं, अब ऐसा सामान है कि आप लोग देखेंगे तो हंसेंगे, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं। जब कोई फोर्स घर में है ना, तो घर में अच्छा सामान थोड़ी मिलने वाला है। और समझिएगा, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत लगेगा, उस समय जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे लंब प्रतिबल। कैसे, ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड के जब हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो इस वाले सरफेस के एक फोर्स कैसा लगा रहे हैं, लंबवत। इस वाले सरफेस के फोर्स कैसा लगा रहे हैं, लंबवत लगा रहे हैं। तब जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे लंब प्रतिबल। क्या मिलेगा, देखिए इस वाले सरफेस पे कैसे लगा रहे हैं, लंब प्रतिबल। और कर्तन प्रतिबल, जब कोई फोर्स किसी सतह के समानांतर कार्य करता है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को कौन सा प्रतिबल कहते हैं, कर्तन प्रतिबल। जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा, इस वाले सरफेस के लंबवत लगा रहे हैं तो लंब प्रतिबल। लेकिन ऐसे लगा दिए, फोर्स को हम ऐसे लगा दिए, तब कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा, कर्तन, क्योंकि इस वाले सरफेस के समानांतर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद होता है आपका लंब प्रतिबल, कितने कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रत्यक्ष, या फिर इसे कहते हैं अक्षीय प्रतिबल। दूसरा होता है आपका नमन प्रतिबल, और तीसरा होता है आपका धारण प्रतिबल। अब बताइए, मेरा हक बनता है कि नहीं पूछना कौन सा प्रतिबल और कर्तन विकृति। भाई कई प्रतिबल है आपके पास ना। कर्तन प्रतिबल 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष कर्तन इनडायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब अक्षीय प्रतिबल क्या होता है, जब कोई बल किसी अक्ष पे लगा, जैसे देखिए ये इसका अक्ष हो गया, इधर खींच दिए, टेंसाइल एक्सिस डायरेक्ट, या फिर इधर क्या हो गया आपका, दब गया, कंप्रेसिव, यानी इसके अक्ष पे लगा है ना। नमन क्या होगा, जानते हैं जब बीम क्या होता है, बेंड होता है, तो ऊपर क्या होता है कंप्रेशन, नीचे क्या होता है टेंशन। यानी अक्षीय प्रतिबल टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। नमन प्रतिबल कंप्रेशन भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है। धारण प्रतिबल सिर्फ कंप्रेशन होता है। अब धारण प्रतिबल कहाँ उत्पन्न होता है, समझिएगा। ये समझिए एक मेंबर है, इसके ऊपर दूसरा मेंबर है, और दूसरा मेंबर इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, वो नहीं उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब यदि इस पे हम फोर्स लगा दें तो इसके यहाँ कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा, संपीड़न प्रतिबल, है ना। यहाँ फिक्स है, मान लेते हैं। यहाँ कौन सा प्रतिबल उत्पन्न, संपीड़न। यहाँ कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा, संपीड़न। कौन सा आपका, संपीड़न। लेकिन ये दोनों पॉइंट जहाँ कंटेक्ट कर रहा है वहां कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो दोनों पॉइंट के कंटेक्ट वाले पोर्शन पे जो संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे धारण प्रतिबल। यानी धारण प्रतिबल एक तरह से संपीड़न प्रतिबल है, लेकिन धारण प्रतिबल स्वयं संपीड़न प्रतिबल स्वयं इन एक ही मटेरियल के अंदर उत्पन्न होता है, उसे हम कहेंगे संपीड़न प्रतिबल। जबकि दो कंटेक्ट मटेरियल के पॉइंट पे जो उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे धारण प्रतिबल, ठीक है।
अब बताइए क्या जो खींच देंगे तो इसके कंटेक्ट पोर्शन में कोई प्रतिबल उत्पन्न होगा क्या? भाई खींच देंगे तो थोड़ी उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होने वाला है। जैसे सिंपल हम बता रहे हैं, नट बोल्ट आप लोग कसे होंगे ना, तो नट बोल्ट कसने के समय बीच में एक वाशर लगाते हैं। अब बताइए जब बोल्ट को कसते हैं तो वाशर पे कौन सा फोर्स जाएगा? तो कहेंगे आप वाशर पे जाएगा संपीड़न बल, क्योंकि कसेंगे तो वाशर पे जाएगा और खोलेंगे तो वाशर पे कोई फोर्स जाने वाला नहीं, जाने वाला, ये जाएगा सिर्फ संपीड़न। बाकी कर्तन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अभी बताएंगे, सेशन एक ही क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। अब समझिएगा इसमें जो होता है ना, एक कौन सा प्रतिबल होता है? लंब प्रतिबल और लंब विकृति। क्या होगा आपका? लंब प्रतिबल और लंब विकृति होगा, ठीक है। यंग मापांक, लंब प्रतिबल और लंब विकृति। जैसे लंब प्रतिबल उत्पन्न हुआ था जब कोई फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएंगे तो लंब प्रतिबल उत्पन्न होगा। उसी तरह जब कोई फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएंगे उस समय जो विकृति उत्पन्न होगी उसे हम कहेंगे लंब विकृति। सेम ऐसा ही ऐसा एक पहचानने का सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। जहां सिग्मा आ जाए तो समझ जाना है आपको लंब प्रतिबल है, जहां टाउ आ जाए समझ जाना है आपको कर्तन प्रतिबल है। बताइए याद रहेगा कि नहीं? जहां सिग्मा आएगा लंब प्रतिबल, जहां टाउ आ गया कर्तन प्रतिबल, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। हाँ अब समझिएगा, लंब प्रतिबल और लंब विकृति हो गया, ये हो गया आपका यंग मापांक। लेकिन इसके साथ साथ आपका आता है कर्तन मापांक। आता है कि नहीं आता है? कर्तन मापांक। कर्तन मापांक क्या होता है? कर्तन मापांक को हम दिखाते हैं जी से या फिर सी से, है ना। होता है आपका कर्तन प्रतिबल अपान कर्तन विकृति। क्या होता है आपका? कर्तन मापांक अपान कर्तन विकृति। बाकी इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन बलों के समूह का परिणाम बल शून्य होता है? किन बलों के समूह का परिणाम, किन बलों के समूह का परिणाम शून्य होता है? शून्य होता है। ये क्या दिया है आपका? ये दिया है साम्यावस्था बल, साम्यावस्था बल। बी क्या दिया है आपका? समतलीय बल। क्या हो जाएगा आपका? समतलीय बल। और सी क्या मिला है? सी दिया है आपका समरैखिक बल, समरैखिक बल। और डी क्या मिला है आपका? डी मिला है समवर्ती बल, समवर्ती बल। बताइए किन बलों के परिणाम का समूह क्या होता है आपका? शून्य होता है। बताइए फटाक से आंसर दीजिए, ए बी सी और डी में से। अब देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आप जब भी लिखते हैं क्या लिखते हैं? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा भी इक्वल टू 0 लगाते थे ना। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? साम्यावस्था, है ना। क्या होगा आपका? साम्यावस्था बल में क्या होता है आपका? परिणाम क्या होता है? 0। लिख तो रहे हैं 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन में, सिग्मा एच 0 सिग्मा भी 0, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलों को एक पाद से अन्य पाद को किए जाने वाला, बलों को एक पाद से अन्य पाद को, बलों के एक पाद से अन्य पाद को, अन्य पाद को, अन्य पाद को किए जाने वाला आंतरिक अंतरण के लिए, किए जाने वाला आंतरिक, किए जाने वाला आंतरिक बलों को आंतरिक अंतरण के लिए घटनाक्रम है। आंतरिक अंतरण
के लिए घटनाक्रम है ना। ऑप्शन लिखे हैं कि बताएंगे, बताइए। ये हो जाएगा आपका, ये क्या मिलेगा, शियर लेग, क्या मिलेगा आपका, शियर लेग, शियर लेग। बी क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स, शियर फोर्स। सी क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस। और डी क्या मिलेगा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाक से बताइए। देखिए क्या होता है ना, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये फाइनल ईयर के सिलेबस में इसे हम लोग कहते हैं शियर लेग कहते हैं। तो बस इतना जान दे, क्योंकि हम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक क्या हो जाएगा, हम कहेंगे घसेट प्लेट है तो आपको घसेट प्लेट नहीं समझ आएगा, ठीक है। हम कहेंगे एंगल जुड़ा हुआ है तो एंगल भी नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है ना। हम कहते हैं ऐसा एक एंगल जुड़ गया है तो एंगल भी नहीं समझ आएगा। कहते हैं इसी के लिए हम एक यहाँ छोटा सा हम शियर लेग लगाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका, शियर लेग है ना, ए शियर फोर्स कोई लेता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग शियर लेग, है ना। ये क्या होता है, इसको झुकने नहीं देता है। तो बस इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि अनुपात से किए जाने वाला अब हिंदी बहुत खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सदस्य अपने छोर पर समान बल वहन करने वाले, लामी का प्रमेय है, ठीक है, जो छोड़ते हैं। कह रहा है ना, लामी का प्रमेय कह रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि एक समतल में सभी बलों की क्रिया रेखा, यदि एक समतल में, बहुत बड़ा क्वेश्चन था पिछले वाला, यदि एक समतल में सभी बलों की क्रिया रेखा, सभी बलों की क्रिया रेखा, यदि एक समतल में सभी बलों की क्रिया रेखा, सभी बलों की क्रिया रेखा एकल बिंदु से होकर गुजरती है तो यह दर्शाता है, एक बिंदु से होकर गुजरती है तो यह दर्शाता है, से होकर गुजरती है तो यह दर्शाता है, तो यह दर्शाता है। बताइए इसमें ऑप्शन लिखने की जरूरत है क्या? अगर इसमें ऑप्शन लिखना पड़ जाए तो अच्छी बात नहीं है मेरे लिए आपके लिए भी, ठीक है। बताइए क्या होगा भाई, है ना। यदि एक समतल में सभी बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलेंगी तो उसे क्या कहेंगे, समांगी बल कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी बल। ये तो क्वेश्चन लिखना ही नहीं चाहिए था हमको। क्या कहते हैं हम लोग, समांगी, है ना। अब कह रहा है कि न्यूटन के नियम के अनुसार बल F इक्वल टू क्या होता है, तो F इक्वल टू m में तो होता है कि नहीं। F इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बताना पड़ेगा इसको, नहीं बताने भी तो दिए, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। अगला कह रहा है एक बल जो परिमाण में परिणामी बल के बराबर, एक बल जो परि जो जो परिमाण में परिणामी बल के बराबर, परिणामी बल के बराबर, परिणामी बल के बराबर विपरीत दिशा में और संरेखी हो, विपरीत दिशा में और संरेखी हो, विपरीत दिशा में और संरेखी हो को निम्न रूप में जाना जाता है, को निम्न
रूप में जाना जाता है, निम्न रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है आपका, बल का विघटन, बल का विघटन। बी बोल रहा है साम्य बल, साम्य बल। सी क्या बोल रहा है आपका, प्रतिक्रिया। डी क्या बोल रहा है आपका, नन ऑफ दिस, यानी इन नन ऑफ दिस है, अलवयव है। क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव दिया है या फिर नन ऑफ, हम लिख दिया नन ऑफ दिस। बात वही हुआ, ऑल ऑफ एबव होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, कोई ना कोई एक तो सही है ही। बताइए क्या होगा, कह रहा है कि वह एक बल जो परिमाण में परिणामी बल के विपरीत दिशा में और संरेखी हो को निम्न के रूप में जाना जाता है। बलों का विघटन, ये तो भाई हम साइन थीटा काट थीटा के रूप में करते हैं, ये होगा नहीं। प्रतिक्रिया होने वाला नहीं है, नन ऑफ दिस होने वाला नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स। क्या होगा आपका, साम्य बल। ठीक है, जानते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कास्टिग्लियानो की प्रमेय, आपका कास्टिग्लियानो का प्रमेय, कास्टिग्लियानो का प्रमेय निम्नलिखित विधियों में से किसे प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित विधियों में से, अब देखिए हमको पता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या एक तो आप बाहर से पढ़ लेंगे तो नुकसान कर देगा, क्योंकि डिप्लोमा में क्या आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। बात डिप्लोमा का तो अलग ही है। बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहली बार हो रहा है, अब पहली बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो क्या पूछेगा, आपको पता है क्या, नहीं पता। हमको पता है, नहीं पता क्या पूछने वाला है। तो क्या हम मार्जिन लेके थोड़ा बहुत लेवल को हाई करके पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं होने वाला, फायदा ही होने वाला है। ठीक है, ओके। क्या कर रहा है, कास्टिग्लियानो का प्रमेय निम्नलिखित विधियों में से किसको प्रदर्शित करता है। कर रहा है बल, साम्य बल, नम्यता, विस्थापन। बल, साम्य बल, नम्यता, विस्थापन। ए, बी, सी और डी। तो किसको करेगा, आपको बल का, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको लगाने का हम टाइम देंगे नहीं। क्या हो जाएगा आपका, बल आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा और बताइएगा हमको सेशन कैसा लगा। बताएंगे, एकदम बताएंगे, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट 500 MCQ बताएंगे, उसके बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है। और क्या कहने वाले, उसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ कहने वाले थे, भूल गए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।